नमस्कार साथियों। सीजी जॉब एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, शेष बचे हुए जो भारत के भौगोलिक स्वरूप है, हम उसी की क्लास ले रहे थे। शेष बचे हुए टॉपिक पर मैं आज की सेशन में चर्चा करूंगा। जो साथी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखो, भारत के जो उद्योग धंधे हैं, इसमें आता है आपका लौह इस्पात उद्योग। प्रयोगशाला परिचारक की कंप्लीट तैयारी हम करवा रहे हैं। लौह इस्पात उद्योग तो आधुनिक भारत में चार बार लोहे का सफल उत्पादन 1870 ईस्वी में बंगाल आयरन वर्क कंपनी की कूटी नामक स्थान पर स्थापना के साथ हुआ था। ठीक, लोहे का उत्पादन चार बार, ठीक है, 1870 ईस्वी में बंगाल आयरन वर्क कंपनी कूटी पश्चिम बंगाल में जो है नाम के स्थान पर ही इसका उत्पादन शुरू हुआ था। उसके बाद में आपका 1907 में तत्कालिक बिहार के वर्तमान झारखंड हो गया है। राज्य के साकची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टिस्को जिसको कहा जाता है, टाटा स्टील, ठीक है, इसकी स्थापना की गई है। इसको देख लेते हैं, कौन से उद्योग धंधा कौन से वर्ष में और किस स्थान पर चल रहा है, मैं इसकी बात करता हूं। बंगाल आयरन वर्क कंपनी 1870 में शुरू हुआ था, जो कि कुडुल्टी पश्चिम बंगाल में चल रहा है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जिसको कहा जाता है 1907 में शुरू हुआ था, ये साकची झारखंड में चल रहा है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी 1918 में है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड 1923 से चल रहा है, भद्रावती कर्नाटक में। राउरकेला इस्पात कारखाना 1959 से चल रहा है, उड़ीसा में। राउरकेला में भिलाई स्टील प्लांट जो कि 1959 से भिलाई छत्तीसगढ़ में चल रहा है। इसके अलावा आपका दुर्गा इस्पात कारखाना 1959 से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में चल रहा है। बोकारो स्टील इस्पात कारखाना 1964 से बोकारो झारखंड में चल रहा है। सलेम इस्पात कारखाना 1972 से सलेम तमिलनाडु में संचालित है। विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना जो कि 1971 से विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में संचालित है। इसके अलावा देख सकते हो जिंदल विजयनगर इस्पात कारखाना जो कि हासपेटे कर्नाटक में 1971 से वर्तमान में संचालित हो रहा है। इसके अलावा अभी हमने जो कारखाना देखे हैं वो लौह इस्पात से जुड़ा हुआ देखा। अब हम बात करते हैं इसमें एल्यूमिनियम से रिलेटेड जो कारखाना है। तो भारत का पहला एल्यूमिनियम कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल राज्य के जेके नगर में स्थापित किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, भारत देश में एल्यूमिनियम का जो कारखाना है पश्चिम बंगाल राज्य के जेके नगर में 1937 में स्थापित किया गया था। 1965 में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई, जो कि कहाँ पर है भाई, बाल्को में है। ठीक है, बाल्को के नाम से कोरबा बाल्को फेमस है। ठीक है, देखो अब भारत की कुछ और प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी भी है, उसको भी देखो। बाल्को जो कि कोरबा छत्तीसगढ़ में है और कोयना महाराष्ट्र में भी ये दोनों संचालित किया जाता है। ठीक है, इसके सहायक देश है सोवियत संघ। तो सोवियत संघ के सहयोग से बाल्को स्थापित किया गया है। भारत जो एल्यूमिनियम लिमिटेड है वो स्थापित किया गया है। बाल्को के साथ साथ नाल्को भी स्थापित है, जो कि दामनजोड़ी ओडिशा में है और यह फ्रांस के सहयोग से संचालित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा साथियों आपका हिंडाल्को भी चलता है, जो कि रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है और ये यूएसए के यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के सहयोग से ये संचालित किया जाता है। इंडाल्को भी चलता है, जो कि जेके नगर पश्चिम बंगाल में है, मुरी झारखंड में है और अलवाय केरल में भी चलता है और ये कनाडा के सहयोग से चल रहा है। वैसे ही आता है आपका माल्को, जो कि चेन्नई, मेंटूर, सलेम में चलता है, ये इसका कारखाना है और
ये इटली के सहयोग से चल रहा है। वेदांता जो कि झारसुगुड़ा ओडिशा में है और ये जर्मनी के सहयोग से चल रहा है। ठीक है भाई, इस तरह ये एल्युमिनियम कारखाना हो गया। इसके बाद हम बात करें सूती वस्त्र जो उद्योग है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो सूती वस्त्र का भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। देखो, सूती वस्त्र के क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा सूती वस्त्र के उद्योग करने वाला देश है। ठीक है, भारत में जो पहली सूती वस्त्र जो है 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी? तो पहला सूती वस्त्र जो है फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, जो कि असफल हो गई। उसके बाद भारत का पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना 1854 ईस्वी में बंबई में कावासाकी नानाभाई डावर द्वारा स्थापित किया गया, जो कि सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, फैक्चुअल चीजें हैं भाई, उसको आपको याद रखना है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बतूर को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से इस पॉइंट को याद कर लेना। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ठीक है भाई, और पूर्व भारत के पूर्व बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। याद रखियो सभी पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद हम बात कर ले यहाँ पर भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य की, कि कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, उन तमाम चीज़ों की अब हम बात कर लेते हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों की जो स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया। देखो, WWLA एक अधिनियम पारित किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 1972 में, जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ एक्ट। ठीक है, अब ये जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया था, ठीक है, और जिम भारत, देखो सबसे पहला भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो जिम राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है, हमारे देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1936 में की गई थी। इस जिम जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इनका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, इसका जिम जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उनका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। भारत में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना अर्थात प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में शुरू हुई थी। ठीक है, यहाँ तक की फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको याद होनी चाहिए भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जरूरी है आप सबके लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भारत की जनजाति की। तो देखिए साथियों, भारत की जनजातियों की बात की जाती है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत भारत में जनजातियों के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अर्थात जनजाति समुदाय को अनुसूचित करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। याद रखना, भारतीय जो जनजाति है उनको अनुसूचित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के हाथ में है। जनजाति समुदाय को, देखिए जनजाति जो समुदाय होता है ना, अब इन जनजाति समुदाय को अधिसूचित, ये तो हो गया। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अर्थात सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसको भी याद रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जाति की है? तो भील जाति की जनजाति सबसे बड़ी होती है। और सबसे ज्यादा जनजाति, अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है भाई, उसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत और अंटार्कटिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। तो देखो, भारत के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो डॉक्टर गिरिराज सिरोही थे, जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे।
अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री के नाम से स्थापित हुआ है, जो कि 1983-1984 में स्थापित किया गया था। ठीक है, जो वर्तमान में अब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा साथियों, भारत ने अंटार्कटिका पर दूसरे शोध केंद्र मैत्री की स्थापना सन 88-89 में किया। फिर भारत में तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती के नाम से लार्समन हिल्स में स्थित है। ठीक है, देखिए फैक्चुअल चीजों पर बात करते हैं ना। चलिए, भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो वन अभयारण्य है उनकी बात कर लेते हैं, और कौन से राज्य में ये संचालित किया जाता है हम उनकी बात कर लेते हैं। अति महत्वपूर्ण है भाई। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा अभयारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। भद्रा अभयारण्य कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, और सोमेश्वर अभयारण्य भी आपके कर्नाटक में है। इसके अलावा पलामू अभयारण्य भी झारखंड में है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य भी झारखंड में है। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है, और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भी राजस्थान में है, और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में है। अर्थात राजस्थान में बहुत सारे आपको अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश ये महाराष्ट्र में है। और वेरीविल्ली जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान भी उड़ीसा में है। नंदन कानन वन्यजीव अभयारण्य भी आपको उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा उड़ीसा में भी 3 राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं। मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है, और पराम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य भी केरल में है साथियों। इसके अलावा आपका दम्फा अभयारण्य भी मिजोरम में है, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वह भी एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा पंचमढ़ी वन्यजीव जो अभयारण्य है ये भी आपके मध्य प्रदेश में संचालित है। इसके अलावा दाचीगाम जो राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, और किश्तवाड़ का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू और कश्मीर में है। बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में संचालित होता है। नागरखोल का राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। इसके अलावा भगवान महावीर का गोवा में अभयारण्य है। इस प्रकार से और अनेकों अभयारण्य हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना होगा भाई। इसके अलावा देखिए, हमारे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जनजाति के लोग निवास करते हैं। हम विभिन्न देशों की नहीं बल्कि हम अपने देश के अंदर राज्यों की बात करें तो अलग अलग जाति के लोग हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मैं बात करूं तो यहाँ सेंटलीज, ओंगे, जारवा, सोम, पेन, निकोबारी जैसे जनजातियां निवास करते हैं। तमिलनाडु में कुरुम्बा, कानीकरन, टोंडा, कोडा। आंध्र प्रदेश में चेचू, गोया, गडाबा, लंबाडा, सवारा, येनाडी। तेलंगाना में भी आपका कोया, कोंध, चेचू, कुलिया, डडाबा। पंजाब में सांसी, केरल में मलयम, पुलिया इत्यादि हैं। कर्नाटक में पारधी, यरावा, नैकदा। गुजरात में भील, चारण, कोली जैसे लोग निवास करते हैं, है ना, ये जनजाति हैं। महाराष्ट्र में भी भील है, धनवार है। राजस्थान में भी भील जाति के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में भी कन्नौर, भोट, गुज्जर। जम्मू कश्मीर में बकरवाल, गुज्जर मिलेंगे। गद्दी, चांगप्पा भी मिलते हैं। चांगप्पा जो आपने एनसीईआरटी के बुक में भी देखा होगा, है ना। इसके अलावा
लद्दाख में भी आपका बाल्टी, बेटा, ब्रोकबा, ड्रोकबा, सोम, पूरीगप्पा और चंगप्पा आपको लद्दाख एरिया में भी देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड के इलाकों में भी आपको थार, भोटिया, बुक्सा, राजी, उड़ीसा में मुंडा, खरिया, बुजिम, कोल, उराव, झारखंड में संभाल, मुंडा, भुइयाँ, आसुर, मध्य प्रदेश में भी भील, गोंड, कमार, मुरिया जनजाति, बैगा जनजाति सभी मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में भी मुरिया, कंवर, सहरिया, खोड़, गोड़, अबुझ, मारिया भी मिलेंगे। मेघालय में भी गारो, खासी, जयंतिया, कुकी, मिकिर और मणिपुर में भी कुकी, मैडी, नागालैंड में नागा, कछारी, मिजोरम में हाजोंग, पावी, मिजो, काफ़ी सारे जो जाति के लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश में मोम्बा, खाम्बा, असम में गारो, खासी, पश्चिम बंगाल में लोधा, भूमिज और सिक्किम में लेप्चा, भूटिया जैसे बहुत सारे जनजाति के लोग हैं साथियों। आप बिल्कुल इसको आप देखोगे तो आपको पता चलेगा काफ़ी सारी जनजाति के लोग हमारे देश में अलग अलग प्रांत में, अलग अलग राज्यों में निवास करते हैं। और सबसे ज़्यादा जनजातियों की जो संख्या है हमारे प्रदेश में नहीं बल्कि हम पूरे देश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या में जनजाति लोगों की जनसंख्या है। यदि वहाँ पर जातिगत जो कहना चाहिए साथियों जनगणना किया जाएगा, सामाजिक सर्वे किया जाएगा तो वहाँ पर चीज़ें साफ तौर पर नज़र आ जाएंगी कि कौन से जनजाति के लोग ज़्यादा हैं। फिलहाल जो सर्वे रिपोर्ट आता है उसके आधार पर आपका एमपी में अर्थात मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जो प्रतिशत है अन्य जातियों की तुलना में सर्वाधिक है। फिलहाल साथियों आज के सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। अगले सेशन में हमारा अगला जो क्लास चलेगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर हम बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।